हेलो एवरीवन। ग्रीन एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स वरी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी फिलहाल शेयर प्राइस है 1000। यहाँ पे काफ़ी टाइम के बाद 1000 टच कर चुका है। तो चलिए समझते हैं इस कंपनी के बारे में। पहले बता दूं, इस कंपनी सोलर पैनल इंस्टॉलेशन का काम करता है, यानी कि ईपीसी सेक्टर में काम करता है। इसका पेरेंट्स कंपनी वरी एनर्जी। तो वरी एनर्जी का जो काम है सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग का काम है। तो इसका वरी एनर्जी का सब्सिडरी कंपनी है वरी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी। तो काफ़ी पॉपुलर कंपनी है मेरे हिसाब से। इस कंपनी काफ़ी सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी सारा अच्छा है, लेकिन इस कंपनी के बारे में डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और इस कंपनी का नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट सब कुछ। आप अगर इन्वेस्टर हैं तो डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा इस वीडियो। तो चलिए फटाफट यहाँ पे इस स्टॉक के बारे में डिटेल स्टार्ट करते हैं। 5 डे के अंदर में यहाँ पे तो 1 डे के अंदर में 2% का रिटर्न मिला है और 5 डे के अंदर में ना गिरावट ना रिटर्न। 1 मंथ के अंदर देखते हैं, 1 मंथ के अंदर 1.78% का गिरावट है। तो 1 मंथ के अंदर इतना ज़्यादा यहाँ पे गिरावट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी ओवरऑल इंडिया का कंडीशन है बड़ा अजीब सा है। पता नहीं चुनाव के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ नेताओं हैं जो वोट पाने के लिए पता नहीं क्या क्या देश में करवा देते हैं और कर रहे हैं, तो कभी कभी समझ में नहीं आता है। चलिए समझते हैं, मेन मुद्दा में आते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि आप लोग भी आंखें कान सारे कुछ खोल के रखना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में क्या है ना, हमारे इंडियन अगर अंधभक्त हो गए ना तो हमारे देश बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इसीलिए मेरा मानना है, प्लीज़ इंडियन अंधभक्त मत बनिए, ठीक है ना। और लॉजिकली सपोर्ट कीजिए, टेक्निकली लॉजिकली सपोर्ट कीजिए। किसी भी सेलिब्रिटी हो या कोई पॉलिटिकल हो या पॉलिटिकल पार्टी हो, किसी के अंधभक्त मत बनिए। आपके खुद की एक राय, खुद के जजमेंट होना चाहिए कि मैं किसी को सपोर्ट करूँ तो क्यों करूँ। तो चलिए पॉइंट पे आता है कि किसी भी स्टॉक्स में मैं पैसा लगाऊं तो क्यों लगाऊं, उस स्टॉक्स में कितना क्वालिटी है, कितना पॉजिटिव है, मेरा पैसा कितना सेफ रहेगा, मेरा पैसा आगे कितना रिटर्न देगा। तो सारे लॉजिकल लगा के आपको लॉजिकल चेक करने के बाद में इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर आके बोल दे, जैसे कि मैं बोल रहा हूं तो आप आंखें बंद करके इन्वेस्ट कर दो, बिल्कुल भी नहीं। आपकी खुद की एक डिसीजन होना चाहिए, तो आपको कोई खड्डे में गिरा नहीं सकता है। तो चलिए पॉइंट पे आते हैं। 6 मंथ के अंदर रिटर्न दिया 17%। तो 6 मंथ में काफी अच्छा रिटर्न दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे उससे पहले बता दूं, 1 मंथ के अंदर में यहाँ पे एक हाई प्राइस गया था, 1000 के ऊपर टच किया था। कब? 4 जून में, ठीक है, यहाँ पे टच किया था। तो उसके बाद यहाँ पे गिरावट हुआ है। कितना गिरावट हुआ है? लगभग 13% का गिरावट है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ स्टॉक मार्केट में जब अच्छे स्टॉक, मेरा फेवरेट स्टॉक मिनिमम 15 to 20% गिरता है, तो मैं डेफिनेटली वहाँ पे थोड़ा भी कुछ क्वांटिटी भी मैं खरीदना पसंद करता हूँ। तो मेरा इस टाइप का एडिक्शन है। जैसे कि मेरा पोर्टफोलियो के अंदर मान लीजिए अभी 15 स्टॉक्स है, तो 15 स्टॉक्स के अंदर में भी मेरा फेवरेट स्टॉक्स होता है 5 से लेकर मिनिमम 10, ठीक है, मिनिमम 5 और मैक्सिमम 10। तो उस स्टॉक्स के अंदर मैं मंथली टू मंथली मतलब बाय ऑन डिप करता हूँ। तो बाय ऑन डिप करने के लिए मेरे पास पैसा भी होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, जो स्टॉक्स एक हाई लगाता है ना, बिल्कुल एक हाई प्राइस लगाता है, मैं वहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ क्वांटिटी सेल कर देता हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पे सेल किया हूँ, ठीक है, मैं अभी कहाँ पे सेल किया मैं आपको वो बताऊंगा। और जब गिरावट होता है मैं कुछ क्वांटिटी भी खरीदता हूँ मेरे कैपेसिटी के हिसाब से। तो चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। 6 मंथ के अंदर मैं यहाँ पे रिटर्न दिया 17.49%। तो 6 मंथ के अंदर में, ठीक है, रिटर्न तो यहाँ पे दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए कितना परसेंट का गिरावट हुआ था, और डेट अगर चेक करेंगे 20 अप्रैल से लेकर 9 मई तक, तो यहाँ पे 20% का गिरावट हुआ है। तो जब ये गिरावट हुआ था ना, मैं यहाँ पे कुछ क्वांटिटी खरीदा हूँ, और डेफिनेटली यहाँ पे जब ये हाई प्राइस लगा था ना, ये आप डेट देख सकते हैं 23 अप्रैल, तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे कुछ क्वांटिटी में सेल भी किया था, मुझे अच्छे से याद है। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए जब गिरावट हुआ था 9 में, ठीक है, 9 मई से लेकर 4 जून तक, यहाँ पे 21% का वापस रिटर्न दिया। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ स्टॉक मार्केट भाई रिटर्न देता है, आपको है ना पक्का खिलाड़ी चाहिए, आपको प्लेयर थोड़ा सा पक्का होना पड़ेगा, स्मार्ट होना पड़ेगा। तो स्मार्ट और पक्का खिलाड़ी कैसे बनेंगे? आप अगर डेली टू डेली नॉलेज डेवलपमेंट करेंगे। जैसे मैं मेरे वीडियो में बताता हूँ कि किसी भी स्टॉक, आप जब मोबाइल खरीदने जाते हैं आप बहुत सारे रिसर्च करने के बाद में खरीदते हैं। आप स्टॉक मार्केट में जब पैसा लगाते हैं यार, बस इधर उधर थोड़ा सा यूट्यूब में देख लिया, बोल दिया कि ये स्टॉक आगे जाने वाला है। अरे भाई क्यों जाने वाला है? आपके खुद का लॉजिक लगाइए। जब तक आपका लॉजिक कंफर्म नहीं होता है तब तक पैसा बिल्कुल मत लगाइए। तो स्टॉक मार्केट रिटर्न देता है, आपको सही जगह में एंट्री और एग्जिट करना आना चाहिए। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मैं ये चीज़ कहाँ बोल रहा हूँ कि आप जब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होते हैं, कई बार क्या होता है ना, आपका पैसा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आप 6 महीने 1 साल के लिए आते हैं, फिर जब रिटर्न नहीं देते आप स्टॉक मार्केट को बदनाम करके चले जाते हैं, बोले स्टॉक मार्केट क्या सट्टाबाजी वगैरह वगैरह, पता नहीं स्टॉक मार्केट का नाम आप खराब कर दे। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ आप हमेशा हाई में, तब वहाँ पे क्या होता है, जब उसका प्राइस हाई रहता है तो उसका पी भी हाई रहता है, प्राइस टू अर्निंग रेशो। तो वहाँ पे कुछ क्वांटिटी सेल करना चाहिए और नीचे गिरावट में आपको बाय ऑन डिप करना चाहिए। आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, मिनिमम 3 साल 5 साल 10 साल होल्ड करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप सेल करना नहीं चाहते हैं, तो फिर क्या है ना, आपको गिरावट में आप जब क्वांटिटी खरीदते हैं ना, तो फिर क्या है ना, मार्केट जब ऊपर जाता है तब भी आपको प्रॉफिट होता है, और जब नीचे आता है तब यहाँ पे सस्ते में, महंगा माल सस्ते में बाय करते हैं ना, तो वो जब आगे फिर यहाँ से गिरावट से ऊपर जाता है ना, तो आपको डबल कंपाउंड का बेनिफिट होता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ स्टॉक मार्केट का आप नॉलेज डेवलपमेंट कीजिए, डेली टू डेली बेसिक नॉलेज डेवलपमेंट कीजिए। और साथ में तो आप जब किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको फंडामेंटल बाकी का जो फॉर्मेट आपको वो देखना चाहिए कि स्टॉक्स के अंदर क्वालिटी कैसा, जो मैं हमेशा वीडियो में एनालिसिस करता हूँ। तो चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं 1 ईयर के अंदर में रिटर्न। तो अभी चार्ट काफ़ी लंबा नहीं बता रहा है, पे
पी रेशो का चार्ट ओपन किया हूँ 1 साल का, तो यहाँ पे देखिए अभी बिल्कुल लो में मिल रहा है, अभी काफ़ी टाइम तक यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो जब इतना टाइम तक कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, तो आपको बाय बिल्कुल यहाँ पे करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आप वारी रिन्यूएबल ले लो, लेकिन आप यहाँ पे नॉलेज डेवलपमेंट करो। किसी भी स्टॉक जब फंडामेंटल उसका मैक्सिमम, उसके अंदर में अगर उसका 10 की पॉइंट निकालते हैं, उसके अंदर में अगर 7 to 8 पॉइंट बहुत अच्छा है, और ऊपर से ये थोड़ा सस्ता में मिल रहा है, उसका पी लो है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मीडियम पी कितना है, 69 है। अभी पी कितना है, अभी पी काफ़ी डाउन में है, मतलब 42 45 समथिंग है। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बाय करना चाहूँगा, और यहाँ से अगर और 10-15% गिरे तो मैं और ज़्यादा खरीदना चाहूँगा। ऐसा नहीं कि मैं मेरे पोर्टफोलियो का सारा पैसा मैं वरी रिन्यूएबल में डाल दूंगा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, आपको सेक्टर के अंदर में, आपके पोर्टफोलियो के अंदर में सारा चीज़ रखना चाहिए। ग्रीन एनर्जी के अंदर में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, केमिकल सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, ईवी सेक्टर, और अभी तो काफ़ी पॉपुलर चल रहा है ड्रोन सेक्टर। और साथ में अभी डिजिटल मीटर काफ़ी क्या है, देखिए आज के टाइम में इलेक्ट्रॉनिक में डिजिटल मीटर काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। तो इसके अलावा और एक थीम सेक्टर है रिसाइकलिंग सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर, और डेटा सेंटर, ट्रांसफॉर्मर सेक्टर। तो इस सेक्टर के अंदर में एक दो स्टॉक्स, एक स्मॉल कैप हो गया, और एक मतलब मिड कैप हो गया। तो मैं हर एक सेक्टर के अंदर में एक दो स्टॉक्स डेफिनेटली रखता हूँ। और मेरा सिंपल सा स्ट्रैटेजी है, स्टॉक जब क्या है ना, जब बिल्कुल हाई में रहता है ना, मैं डेफिनेटली यहाँ पे 30-40% मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, और फिर मैं वेट एंड वॉच करता हूँ, ठीक है। नीचे गिरावट का जैसे यहाँ पे 15 to 20% गिरावट हुआ, मैं थोड़ा क्वांटिटी यहाँ पे बाई किया, फिर मुझे अगर मूवमेंट दिखा और थोड़ा सा नीचे गिरता है, मैं और कुछ क्वांटिटी बाई करता हूँ, और यहाँ से फिर 30-40% रिटर्न देता है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेल करता हूँ। तो मैं ट्रेड करना ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ, बीच में मैं करता था, तो मैं यहाँ पे क्या है, मेरा स्विंग ट्रेड बन जाता है। शॉर्ट टर्म में भी मैं यहाँ पे कुछ अमाउंट प्रॉफिट बुकिंग कर लेता हूँ, ताकि मेरा थोड़ा खर्चा पानी निकल जाए, और मैं गिरावट में भी यहाँ पे मुझे फायदा होता है, और जब शॉर्ट टर्म में जब रिटर्न देता है वहाँ पे भी मुझे फायदा होता है। स्टॉक मार्केट कुछ इस टाइप से चलता है, मतलब कुछ इस टाइप से चलता है। तो अब स्टॉक मार्केट आपको डराएगा, धमकाएगा, गिराएगा, लेकिन जब आपके पास नॉलेज रहेगा साथ में, और आपको एक्सपीरियंस रहेगा, तो क्या है ना, आप जब स्टॉक जब नीचे गिरता है तब बिल्कुल आप डरेंगे नहीं। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ काफी जबरदस्त है, 10 ईयर, 5 ईयर, 3 ईयर में तो काफी कमाल का था। फिलहाल टीटीएम देखना होगा, यानी कि ट्रेलिंग 12 मंथ, तो 84%। पहले से तो थोड़ा सा सेल्स ग्रोथ थोड़ा सा कम ही हुआ है, बट 84% इतना भी कम नहीं है। मिनिमम मैं तो मानता हूं कि 30% से ऊपर है तो बेहतरीन है। तो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ काफी जबरदस्त निकल के आ रहा है, और प्रॉफिट ग्रोथ साथ में 10 ईयर, 5 ईयर, 3 ईयर का तो ऑलरेडी जबरदस्त है, और प्रॉफिट ग्रोथ भी यहाँ पे टीटीएम 56%। तो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ काफी जबरदस्त निकल के आ रहा है। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि यहाँ से सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ हो गया तो आप बिल्कुल इन्वेस्ट कर देंगे, नहीं। इसके अलावा भी कई सारा टूल पैरामीटर होता है जो आपको चेक करना रहता है। ऐसा इन्वेस्ट करते हैं ना, तो आपका पैसा, आप खुद महसूस करते हैं कि चलो मेरा पैसा सेफ है। आपको और गिरावट में और बाय वन डिप करने का बारे में आप सोच सकते हो, तो आपको इतना टेंशन और डर नहीं रहेगा। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी का अभी एक हाल ही में 23 जून को एक MOU साइन किया है 100 मेगावाट का, और उसके बाद में एक ऑर्डर भी मिला था 20 जून को। कितना मेगावाट का ऑर्डर मिला था, 2012, यानी कि अगर अमाउंट में देखेंगे तो यहाँ पे 246 करोड़ टू यहाँ पे 1480 करोड़। तो यहाँ पे इस कंपनी के पास ऑर्डर बुक तगड़ा है, यानी कि ऑर्डर बुक यानी कि कंपनी के पास कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी तगड़ा है। अगर अमाउंट में देखेंगे बहुत, मतलब काफ़ी, मतलब लगभग अमाउंट तो अभी ठीक मैं बता नहीं पा रहा हूँ, बट इस कंपनी के पास ऑर्डर बुक तगड़ा है, कामकाज की कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी तगड़ा ऑर्डर है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, प्रोमोटर यहाँ पे जून 2022 में 74.51%, मार्च 2025 में 74.39%। तो प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, अच्छा स्टेक लेके होल्ड कर बैठा है, क्योंकि कंपनी को चला रहा है प्रोमोटर। तो प्रोमोटर का यहाँ पे मिनिमम 50 या 55% के ऊपर है, तो एक बेहतरीन मान सकते हैं। साथ में यहाँ पे कंसिस्टेंसी होल्डिंग कर रहा है। तो कंपनी का अगर हिस्सेदारी प्रोमोटर का ज़्यादा रहेगा तो प्रोमोटर उस कंपनी में सबसे ज़्यादा ध्यान देगी, मेरा ऐसा मानना है। और FI यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर पहले यहाँ पे नहीं था, तो मार्च 2024 से 0.20%, और अभी यहाँ पे स्टेक बढ़ा चुका है 1.13%। तो किसी भी कंपनी में जब FI का 1 पॉइंट से ऊपर रहता है ना, तो यहाँ से जब उसका स्टेक सेल करते हैं तो सेबी को इन्फॉर्म करने के बाद में ही उसका स्टेक सेल कर सकते हैं। और DI यानी कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर यहाँ पे समथिंग पहले तो यहाँ पे ना के बराबर था, अभी थोड़ा सा स्टेक बढ़ा चुका है। अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी 1% के ऊपर अगर होल्डिंग करता तो काफ़ी मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, थोड़ा सा ये जो EPC सेक्टर के स्टॉक्स रहता है ना, थोड़ा सा रिस्की रहता है, पहले बता दूँ। आंखें बंद करके पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए आपको मिनिमम 7 to 10% से ऊपर नहीं करना चाहिए, आपके पोर्टफोलियो का कैपिटल के हिसाब से। कैपिटल का परसेंटेज मैं बता रहा हूँ, 7 to 10% से ज़्यादा किसी भी स्टॉक्स में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपके पास अगर 1 लाख है तो मिनिमम आप 5-6 स्टॉक ले सकते हैं। आपके पास अगर 5 लाख है तो मिनिमम, मेरा पर्सनली मानना है, आप अगर थोड़ा नए हैं मार्केट में, थोड़ा सा नए हैं, स्टॉक के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते, तो मिनिमम 15 to 20 स्टॉक्स डेफिनेटली आपको रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पब्लिक का शेयर होल्डिंग इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। पब्लिक का शेयर होल्डिंग यहाँ पर अगर 25% डायरेक्ट 25% से अगर डायरेक्ट 50% हो जाता है तो समझ लीजिए कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो झोल झाल है। और साथ में देखेंगे अगर
प्रोमोटर माल बेच रहा है, एफआईडीआई माल बेच रहा है, तो वहाँ से उस कंपनी से एग्जिट कर लीजिएगा, क्योंकि जब पब्लिक प्रोमोटर बन के बैठ जाते हैं तो वहाँ पे समझ लीजिए उस कंपनी बहुत रिस्की बन जाता है। पैटर्न काफ़ी ज़बरदस्त निकल के आ रहा है, मतलब ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं है, सॉरी बोलना गलत होगा। तो यहाँ पे ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। पहले से तो शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ा सा बेहतर हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस में ईयर ऑन ईयर देखते हैं तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर मार्च 2022 से देखते हैं 154 करोड़ और मार्च 2025 में 1500 यानी 1597 यानी कि 1600 करोड़। तो यहाँ पे सेल्स कितना गुना मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पे समझ सकते हैं। और देखना होगा ओपीएम यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। आप अगर 100 रुपये का माल खरीद रहे हैं तो बेच कितना परसेंट आपको मार्जिन रख के आप बेच रहे हैं। तो यहाँ पे पहले 37% हुआ करता था, चलिए मार्च 2022 से समझेंगे तो यहाँ पे काफ़ी डाउन हो गया था, 9% हो गया था, अभी 19% हो गया। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी बढ़िया है। अगर 15% से ऊपर है और साथ में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहा है, तो बीच में तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउन हुआ था, तो उसके बाद में कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहा है, ठीक है, बट इतना भी ज़्यादा कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं किया। यहाँ पे देखो आप ज़्यादा यहाँ पे फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हुआ है, तो इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे रिस्की बन जाता है। अगर यहाँ पे अगर 14 to 15% यहाँ पे कंसिस्टेंसी होता ना तो मैं यहाँ पे और ज़्यादा सेफ साइड महसूस करता। तो यहाँ पे फ्लक्चुएशन अप डाउन बहुत हो रहा है, यानी कि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो चलिए प्रॉफिट कैसा हो रहा है देखते हैं। प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी कंपनी सेल्स ग्रोथ कितना भी हो जाए, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो शेयर प्राइस ऊपर नहीं जा सकता है। अगर जाएगा शॉर्ट टर्म में तो वो थोड़ा सा क्या होता है, क्या बोलते हैं, पंपिंग एंड डंपिंग वाला चीज़ें हो सकता है उसमें, बट इस कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है। तो पहले तो इतना ज़्यादा नहीं हुआ करता था, मार्च 2022 से ही इसका सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा है। तो 20 करोड़ से 229 करोड़, ये कोई छोटी बात नहीं है, तो काफ़ी अच्छा हो रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि आगे भी प्रॉफिट ग्रोथ ऐसा कंटिन्यू हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। तो आपको उसके लिए क्या है ना, आँख कान सब कुछ खुला रखना चाहिए। तो आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बेस में रिजल्ट चेक करना चाहिए, ताकि आपका पैसा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पैसा कहीं पर डूब जाए तो ना डूबने के लिए आपको क्या ध्यान रखना होगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ कैसा हो रहा है, कंपनी में कोई जो प्रोमोटर है कोई फ्रॉड केस तो नहीं हो रहा है, प्रोमोटर कहीं माल तो नहीं बेच रहा है, एफआईडीआई कहीं माल बेच के पब्लिक को तो नहीं चिपका रहा है। तो आपको सारे कुछ चेक करना होगा। इतना हलवा नहीं, इतना आसान नहीं है कि स्टॉक मार्केट में आप पैसा लगा दिया, आप बिंदास 2-5 साल भूल गए, इतना आसान नहीं होता है। मेरा तो ऐसा मानना है, आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हो और साथ में आपको चेक करना भी आना चाहिए। डेफिनेटली मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए, नहीं, थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेते रहो, जैसे कि मैं वीडियो में बिल्कुल देसी और सिंपल तरीके से बताता हूँ। और वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी का मार्केट कैप अभी है 10,400 यानी कि 10,500 करोड़। तो आप एक स्मॉल कैप कंपनी डेफिनेटली बोल सकते हो। और स्टॉक पी अभी 44 है, तो स्टॉक पी अभी अंडर कंट्रोल में। कंपेयर करते हैं इंडस्ट्री पी के साथ में, इंडस्ट्री पी कितना 45 है, तो ना ओवर वैल्यूड है ना अंडर वैल्यूड है, ठीक है। इस स्टॉक्स का पी हमेशा हाई हुआ करता था, तो उसके हिसाब से मुझे अभी स्टॉक्स काफ़ी मतलब रीजनेबल में लग रहा है। और यहाँ पे अभी कितना परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पे अगर देखेंगे, जो हाई प्राइस था ना, हाई प्राइस से अभी 52% का डिस्काउंट में मिल रहा है। डेफिनेटली अभी सस्ता है और काफ़ी टाइम से उसी जोन पे 900,000 में कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर और 10% to 15% गिर जाता है तो वहाँ पे आप थोड़ा क्वांटिटी दबा के माल खरीद सकते हैं, लेकिन आपके खुद के रिस्क पे स्टॉक मार्केट थोड़ा रिस्की हुआ करता है। आप डेफिनेटली अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है ना, 3 साल 5 साल का, तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट से आपको पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन किसी एक स्टॉक्स को बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। आपके पोर्टफोलियो में अगर 3 लाख 1 लाख 3 लाख 5 लाख है, तो मिनिमम मैं आपको बताता हूँ कि मिनिमम 15 to 20 स्टॉक्स रखना चाहिए। आप अगर थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज है आपके पास, आप थोड़ा रिस्की इन्वेस्टर है, तो आप 10 स्टॉक्स भी रख सकते हैं। बारे में बात करते हैं, प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे काफ़ी जबरदस्त है। और कंपनी का सेल्स ग्रोथ में आपको बताया, प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी जबरदस्त है। कंपनी का प्रोमोटर का किसी भी टाइप का कोई प्लेज गिरवी नहीं है, और कंपनी का डेट ना के बराबर है, कर्जा तो है ही नहीं। और कंपनी का रिजर्व काफ़ी तगड़ा है, मतलब इतना ज़्यादा तगड़ा नहीं है, 436 करोड़, ठीक है। कंपनी का रिजर्व भी अच्छा है। और कंपनी का मैं आपको बताया ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ठीक ठाक है। तो कंपनी में यहाँ पे ज़्यादा कुछ मुझे नेगेटिव पॉइंट निकल के नहीं आ रहा है। नेगेटिव पॉइंट सिर्फ इतना है, जो ईपीसी सेक्टर के स्टॉक्स होता है ना, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन, मतलब कभी क्या होता है कि अभी बारिश का सीजन है, तो अभी ज़्यादा अभी जो नेक्स्ट क्वार्टर आएगा, तो यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा सा यहाँ पे सेल्स और प्रॉफिट यानी कि थोड़ा सा ये क्या होता है उसको, मतलब काम काज इतना नहीं हो पाएगा। तो अभी नेक्स्ट क्वार्टर आएगा तो सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ में थोड़ा सा डिप हो सकता है। और अभी जो बारिश के बाद में फिर से स्टॉक्स ऊपर जा सकता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।